Assalamu alaikum. Next topic from the cardiac embryology is about the development of ventricles. In the last lecture, we discussed about the development of atria. Development of ventricles में सबसे पहले you should know about कि ventricles के दरमियान में septum बनाना है हमने, which will divide the right ventricle from the left ventricle. तो वो जो सेप्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका मस्कुलर पार्ट होता है, एक उसका मेम्ब्रेनस पार्ट होता है. तो जो हमारा मस्कुलर पार्ट होता है, अगर हम ये थोड़ा पहले टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म्स. जब मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ़्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो क्या होगा कि जब उसके दरमियान में जो है लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान में मस्कुलर सेप्टम बनेगा, तो मस्कुलर सेप्टम जो है वो राइट वेंट्रिकल को लेफ़्ट वेंट्रिकल से डिवाइड करा होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो मस्कुलर सेप्टम इनके दरमियान में बनेगा. ठीक है, ये रेड कलर का मैंने बनाया मस्कुलर सेप्टम. तो मस्कुलर सेप्टम जो मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब बनेगा तो ऊपर आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. सो ओपनिंग इज़ कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो किस तरह से बनता है. एक तो वो जो हमने देखे थे ना एंडोकार्डियल कुशन्स, वो जो प्रेजेंट थे, उधर से थोड़ा पार्ट आता है जो कि मेम्ब्रेनस पार्ट बनाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का. और दूसरा ना हमारे पास एक चीज़ होती है एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम. ठीक है, मतलब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में जो सेप्टम होता है वो ना रोटेट कर रहा होता है. हम इसकी मतलब सेप्टम की फॉर्मेशन पढ़ेंगे. ठीक है, वो जब रोटेट कर रहा होता है तो रोटेट करते करते वो आगे थोड़ा सा फ्यूज़ कर जाता है मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ. जब वो मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ फ्यूज़ करता है ना, तो वो बनाता है मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसकी वजह से वो जो ओपनिंग हमने देखी थी ना इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की, वो बंद हो जाती है. ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ येलो कलर की. तो ये ओपनिंग जो है ये ओपनिंग बंद हो जाएगी. ये येलो कलर का क्या है, मेम्ब्रेनस सेप्टम, जो कि कहाँ से आया, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम के फ्यूजन की वजह से. ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है. तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, दिस वन, के दिस ग्रीन वन इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है दिस इज़ मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये जो मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके ऊपर एक ओपनिंग थी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. उस फोरामेन को बंद करने के लिए कैसे वो बंद होगा कि ये जो हमारे पास ये ऊपर आपको ये जो सेप्टम नज़र आ रहा है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को सेपरेट करने वाला, दिस सेप्टम, ये जब आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये जब रोटेट कर रहा है, रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये रोटेशन के दरमियान में जब रोटेशन करता है तो फ्यूज़ करता है हमारे जो मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का है उसके साथ, और बना देता है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक हो गया. सो ये हमारे पास जो है ना एक्चुअली सारा सीन था. मैं आपको इसकी ऊपर भी पिक्चर्स दिखा देती हूँ. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स में, कि यहाँ पर जो है मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दिखाया हुआ है इन्होंने, ये जो नीचे से आ रहा है, ऊपर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है. ठीक है, और ये फिर सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम ऊपर आपको रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है. ये रोटेशन के दरमियान में आके फ्यूज़ करेगा आपके जो है मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ. और ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको फ्यूजन दिखाई हुई है, ये नीचे आके फ्यूज़ कर गया और फिर उसने बना दिया मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, इसी तरह ये वाली पिक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नज़र आ रहा है. दिस इज़ जो नीचे से आ रहा है, दिस इज़ मस्कुलर. ठीक है, ऊपर जो है आपको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम विच रोटेट्स एंड फ्यूजेस विद द muscular part of interventricular septum to form the membranous part of interventricular septum. This is actually the concept here.
सो यही हमने सारा जो है ये पढ़ा है. Muscular interventricular septum forms. Opening is called interventricular foramen. Aorticopulmonary septum rotates and fuses with the muscular interventricular septum to form the membranous interventricular septum, closing the interventricular foramen. ठीक हो गया. फिर उन्होंने एंडोकार्डियल कुशन्स की बात बताई हुई है कि देखें अब हमारा जो है एट्रिया भी एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं. ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे सेपरेट हुए हैं लास्ट लेक्चर में. वेंट्रिकल्स भी एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं. तो अब एट्रिया और वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करेगा? एंडोकार्डियल कुशन्स की ग्रोथ. ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स एंड कंट्रीब्यूट टू बोथ द एट्रियल सेपरेशन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. मतलब एंडोकार्डियल कुशन का देखें कितना रोल है. इसने एट्रिया को भी आपस में डिवाइड करने में हेल्प किया है, वेंट्रिकल्स को भी आपस में डिवाइड करने के लिए हेल्प किया है थ्रू द मेम्ब्रेनस पार्ट, और एट्रिया को भी वेंट्रिकल से सेपरेट करने में हेल्प किया है एंडोकार्डियल कुशन ने. अगर जो है वेंट्रिकल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते एक दूसरे से, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन सेप्टम जो है वो प्रॉपर नहीं बनता, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है. ठीक है, और कौन सा जो पार्ट है वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली नहीं बनता प्रॉपर? मेम्ब्रेनस पार्ट. इस तरह याद रख ले, मेम्ब्रेनस पार्ट बहुत मुश्किल से बन रहा है. देखो मस्कुलर तो खुद ही बन गया था इतनी आसानी से. ठीक है, मेम्ब्रेनस ने कैसे बनना था इतनी मुश्किल से. एवी पहले एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम में फ्यूज़ करना था, रोटेट करना था, फिर फ्यूज़ करना था, उधर से एंडोकार्डियल कुशन ने भी अपनी एनर्जी देनी थी, फिर जाके मेम्ब्रेनस पार्ट बनना था. इस वजह से वो ज़्यादा मुश्किल काम है ना, इस वजह से वो डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है. ये आपका MCQ है. मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डिक नॉर्मली भी यही है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और यूजली अकर्स इन द मेम्ब्रेनस सेप्टम. ये आपको पिक्चर दिखा रहे हैं नीचे वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट की. तो ये एंडोकार्डियल कुशन्स जो हैं ये क्या क्या बना रहे होते हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना आपका पॉइंट है. एंडोकार्डियल कुशन्स क्या क्या बनाते हैं? एंडोकार्डियल कुशन्स बनाते हैं एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, और क्या बनाते हैं? एट्रिया और वेंट्रिकल्स को डिवाइड भी करते हैं. किस तरह से? AV वॉल्व्स के थ्रू. जो हमारे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं वो भी एंडोकार्डियल कुशन से बनते हैं. इनकी फॉर्मेशन हम अलग से भी देखेंगे. सेमील्यूनर वॉल्व्स भी यही बनाते हैं एंडोकार्डियल कुशन्स, एओर्टिक और पल्मोनरी. तो देखें कितना कुछ बना रहे हैं. अगर ये डाउन सिंड्रोम कॉमन होता है, इसमें डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में क्या होता है कि एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स आ जाते हैं. अब जब एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट में क्या क्या हो सकता है, जो काम वो कर रहा था वो नहीं होगा. तो क्या होगा? AV केनाल डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, AV सेप्टल डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी बन सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी बन सकता है, और वेल्वुलर मैलफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये वॉल्व्स भी बना रहा होता है, सेप्टम बना रहा होता है, वॉल्व्स बना रहा होता है, तो सारा कुछ ख़राब हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स. फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट्स की. ठीक है, आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हमारी हार्ट के कौन से होते हैं? एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, यही होते हैं ना. आउटफ्लो ट्रैक्ट्स मतलब हार्ट से जो ब्लड बाहर लेके जाते हैं. पल्मोनरी ट्रंक लंग की तरफ लेके जाता है, और एओर्टा जो है वो बॉडी की तरफ लेके जाता है. तो वो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स कैसे बन रहे होते हैं उनकी बात करने लगे हैं हम. तो ये आपके पास जो है ना, ये अगर आप पिक्चर याद कर लेते हैं ना, तो ये सारी कहानी है इसकी. क्या कहते हैं? वो कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट. दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट MCQ. कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं. माइग्रेशन से दो चीज़ें बनती हैं, ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस. ये दो चीज़ें बनती हैं. ये ट्रंकल और बल्बर रिजेस जो होती हैं, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी. ये जो बनती हैं तो ये क्या करती हैं? ये घूमती हैं और फिर फ्यूज़ कर जाती हैं. स्पाइरल होती हैं और फ्यूज़ कर जाती हैं. जैसे एक स्पाइरल ऐसे करके S शेप मैनर में ये घूमती हैं
ठीक है, और फ्यूज़ कर जाती हैं, और जब ये फ्यूज़ करती हैं तो फिर एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता है। एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम मतलब कि जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होगा, उस सेप्टम को कहते हैं एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। तो क्या होगा, न्यूरल कर्व सेल्स माइग्रेट, दे फॉर्म bulbal and truncal ridges, they move in spiral fashion and fuse with each other to form aorticopulmonary septum, which separates the aorta from the pulmonary trunk. तो ये आपका जो है वो टेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट। न्यूरल क्रस्ट सेल्स migrates to form truncal and bulbar ridges that spiral and fuse to form aorticopulmonary septum, which separates the ascending aorta and the pulmonary trunk. तो ये देखें, ये पिक्चर के थ्रू समझते हैं, फिर हम दूसरे टेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये देखें कि दिस इज़ एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम। ये सेप्टम आपको नज़र आ रहा है कि ये घूम रहा है एस शेप में, ठीक है, स्पाइरल हो रहा है, और फिर स्पाइरल होने की वजह से, स्पाइरल क्यों हो रहा है देखें, ये था कि जो पल्मोनरी ट्रंक थी उसने राइट साइड पे आना था और एओर्टा ने लेफ़्ट साइड पे आना था, ठीक है। तो आपने शुरू में कार्डियक लूपिंग देखी थी, उस कार्डियक लूपिंग में जो है वो मूवमेंट तो हो रही थी, लेकिन अभी उनकी प्रॉपर्ली जो है वो पोजीशन डिसाइड नहीं हुई थी। एओर्टा अभी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है, सॉरी राइट साइड पे है, और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। पल्मोनरी ट्रंक ने घूम के आना है राइट साइड पे, एओर्टा ने घूम के जाना है लेफ़्ट साइड पे। तो वो तभी घूमेंगे ना जब स्पाइरल मूवमेंट होगी सेप्टम की, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं ट्रंकल रिजेस, बल्बर रिजेस। जो है ट्रंकल रिजेस और बल्बर रिजेस फिर क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है, स्पाइरली मूव करेंगे। और जब स्पाइरली मूव करेंगे और साथ साथ स्पाइरली मूव भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ आके फ्यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ आके फ्यूज़ भी कर रहे हैं। जब फ्यूज़ करेंगे तो एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम बन जाएगा। ये देखें स्पाइरल मूवमेंट दिखाई हुई है। तो अब हमने देखना है कि देखें, अगर ये ऐसा नहीं करते, एबनॉर्मलिटी की बात करने लगे हैं, पैथोलॉजी की बात करने लगे हैं, अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स फेल टू माइग्रेट हो जाएं, वो माइग्रेट ना करें, तो क्या होगा, ट्रंकल बल्बर रीजेस नहीं बनेंगी, स्पाइरली मूवमेंट नहीं होगी, और स्पाइरल मूवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे हो सकता है ना कि एओर्टा जो है वो राइट साइड पे रह जाए और पल्मोनरी ट्रंक लेफ़्ट साइड पे रह जाए। तो ये जो ऑपोजिट इनकी मूवमेंट हो जाती है, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और क्या हो सकता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो हो सकता है, और क्या हो सकता है, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरोसिस। मतलब अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट नहीं करेंगे तो एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम नहीं बनेगा। जब सेप्टम ही नहीं बनेगा, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को सेपरेट करने वाली कौन सी चीज़ होगी, कोई भी नहीं, तो एक ही आर्टरी रह जाएगी। तो जो एक ही आर्टरी रह जाएगी उसको कहते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। इनको हम डिटेल से बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये आप पिक्चर देखें कि अगर स्पाइरल मूवमेंट नहीं होती तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होगी। ये देखें, राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। उल्टा ही हिसाब हो गया है, क्योंकि स्पाइरल मूवमेंट ही नहीं हो रही, न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट ही नहीं हुए सही तरह, सेप्टम ही नहीं बना, स्पाइरल मूवमेंट ही नहीं हुई। नीचे देखें, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो हो गया। क्यों, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो में हम बात करेंगे कि एओर्टा की पोजीशन खराब हो जाती है, ठीक है। जो है तो वो एओर्टा की पोजीशन इसलिए ख़राब हो रही है ना, क्योंकि सेप्टम सही नहीं बना, न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट नहीं हुए, तो उसकी वजह से टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो होता है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्क्यूड सेप्टम डेवलपमेंट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो में आपको पता है ना, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है उसमें डिफेक्ट रह जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, और एओर्टा की पोजीशन ख़राब होती है। और क्या हो सकता है, एबनॉर्मलिटी
कि अगर सेप्टम ही नहीं बना, तो जैसे मैंने आपको बताया सेप्टम ही नहीं बना तो ट्रंकस आर्टरियोसिस हो जाएगा। मतलब एक ही बड़ी सी देखें आपको आर्टरी नज़र आ रही है, कोई सेपरेट पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा नहीं नज़र आ रही। सो दिस इज़ बिकॉज कि सेप्टम ही नहीं बन रहा। एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम क्यों नहीं बन रहा? न्यूरल क्रेस्टल्स माइग्रेट नहीं हुए और ये सारे प्रॉब्लम आ गई है। सो दिस इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से न्यूरल क्रेस्टल्स माइग्रेट करते हैं, ट्रंकल बल्बर रिजेस बनाते हैं, द स्पाइरल फ्यूज इन फॉर्म द सेप्टम। और अगर वो नहीं होता तो फिर क्या होगा? कौन सी 3 चीज़ें MCQs के लिए पक्की रट लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट में हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट वॉल्स एंड सो ऑन।